किसी के प्यार में पड़ना, हम सब ने ये कहावतें सुनी है ना? जैसे प्यार में पागल हो जाना या सर से पांव तक इश्क में डूब जाना। पर क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं या इनका कोई गहरा मतलब कोई वैज्ञानिक मतलब भी है? बिल्कुल। तो आज का हमारा सवाल यही है, क्या प्यार सच में हमारे दिमाग की बनावट को, उसके तारों को, कनेक्शंस को बदल सकता है? या ये सिर्फ एक भावनाओं का तूफान है जो आता है और चला जाता है? हमारे पास साइकोलॉजी टुडे का एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जो इसी सवाल की गहराई में उतरता है और आज हम इसी की चीरफाड़ करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा सिर्फ रोमांटिक कविताओं या भावनाओं के बारे में नहीं है। अच्छा, हम दिमाग में होने वाले उन बदलावों की बात कर रहे हैं जिन्हें एफएमआरआई स्कैन में देखा जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है। मतलब ये असली फिजिकल बदलाव है? हाँ, फिजिकल बदलाव। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, सुनने में ये थोड़ा सा भारी शब्द लगता है। हाँ, भारी लगता है, पर इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक तरह से गीली मिट्टी जैसा है। गीली मिट्टी, ओके। हर अनुभव, हर सीखी हुई नई चीज, जैसे गिटार बजाना या कोई नई भाषा सीखना, जी, उस मिट्टी पर अपनी छाप छोड़ जाती है, नए रास्ते बना देती है। अच्छा। दिमाग खुद को लगातार बदलता रहता है, रीवायर करता रहता है। और प्यार, जैसा कि हम देखेंगे, वो दिमाग के लिए कोई छोटा मोटा अनुभव नहीं है। ये उस गीली मिट्टी पर चलने वाला एक बुलडोजर है। अरे वाह! जो बहुत गहरे और स्थायी रास्ते बना सकता है। वाह, गीली मिट्टी पर चलने वाला बुलडोजर। ये सूरत तो दिमाग में बैठ गई। ठीक है, तो चलिए इस प्रक्रिया को खोलकर समझते हैं। प्यार का जो सबसे पहला और तीव्र एहसास होता है, वो नशा, वो जुनून। हाँ, जब दुनिया में उस एक इंसान के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता, उसके पीछे दिमाग में क्या चल रहा होता है? इसकी शुरुआत दिमाग के एक बहुत ही पुराने और शक्तिशाली सिस्टम से होती है, जिसे इनाम सिस्टम यानी रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम। जब कोई प्यार में पड़ता है तो दिमाग में डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह से बाढ़ की तरह आ जाता है। डोपामाइन, ये तो फील गुड केमिकल है ना? हाँ, इसे अक्सर फील गुड केमिकल कहते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये मुझे ये और चाहिए वाला केमिकल है। ये मोटिवेशन का केमिकल है। और हमारे स्रोत में इसकी एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाली तुलना की गई है। हाँ, और ये तुलना सीधी और साफ है। प्यार की शुरुआती अवस्था में दिमाग में डोपामाइन का जो उछाल आता है, वो कोकेन जैसी नशीली दवाओं के सेवन से होने वाली प्रतिक्रिया के लगभग बराबर होता है। क्या? एक मिनट, कोकेन जैसा? हाँ, बिल्कुल। दिमाग के वही हिस्से सक्रिय होते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो जब लोग कहते हैं कि उन्हें प्यार का नशा है, तो वे सिर्फ मजाक नहीं कर रहे होते, उनका दिमाग सचमुच में वैसा ही महसूस कर रहा होता है। बिल्कुल, ये कोई कविता नहीं, ये न्यूरोलॉजी है। दिमाग के जिन हिस्सों की हम बात करें, वे हैं वेंट्रल टेगमेंटल एरिया यानी वीटीए और कॉर्डेट न्यूक्लियस। ओके। इन्हें दिमाग का मोटिवेशन इंजन समझिए। वीटीए वो फैक्ट्री है जो डोपामाइन बनाती है, और कॉर्डेट न्यूक्लियस वो हिस्सा है जो उस डोपामाइन को पाकर कहता है, वाह, ये शानदार है, हमें ये दोबारा करना है। तो एक तरह से ये इंजन हमें बार बार उसी इंसान की तरफ खींचता है। एग्जैक्टली। यही इंजन हमें अपने प्यार की ओर बार बार खींचता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर ये दिमाग के इतने पुराने, इतने बेसिक हिस्से हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि प्यार एक तरह की आदिम जरूरत है, जैसे खाना या पानी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। क्या दिमाग इसे एक सर्वाइवल मिशन की तरह देखता है? हाँ, बिल्कुल। विकास के नजरिए से प्यार और जुड़ाव हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। दिमाग के लिए अपने साथी को पाना एक बहुत बड़ा इनाम है, एक मिशन है जिसे हर हाल में पूरा करना है। अच्छा। इसीलिए शुरुआती प्यार में व्यक्ति अक्सर जुनूनी हो जाता है। हर समय अपने साथी के बारे में सोचता है, उसकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। मतलब दिमाग का सारा फोकस उसी एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। ये सिर्फ एक रासायनिक उछाल नहीं है। दिमाग सीख रहा है कि ये व्यक्ति इनाम का स्रोत है और उस रास्ते को, उस न्यूरल पाथवे को बार बार इस्तेमाल करके मजबूत बना रहा है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली आदत बन जाती है। लेकिन ये नशा, ये जुनून हमेशा तो नहीं रहता। अगर ऐसा होता तो शायद कोई इंसान अपना काम धंधा ही नहीं कर पाता। सही बात है। तो प्यार धीरे धीरे एक गहरे लगाव और अपनेपन में बदल जाता है। दिमाग इस तूफानी रफ्तार से एक शांत, आरामदायक सफर की ओर गियर कैसे बदलता है? यहाँ दिमाग की बुद्धिमानी सामने आती है।
दिमाग जानता है कि वो डोपामाइन वाली तूफानी रफ्तार वो हमेशा नहीं चल सकती। सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, सस्टेनेबल नहीं है, बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए वो गियर बदलता है उस तीव्र स्प्रिंट से एक आरामदायक मैराथन की ओर। और यहीं पर दो और महत्वपूर्ण हार्मोन आते हैं। कौन से? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन। अच्छा, इसे तो कडल हार्मोन या लव हार्मोन भी कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। ये तब रिलीज होता है जब हम किसी को गले लगाते हैं या फिजिकली करीब होते हैं। हाँ, पर इसका काम सिर्फ उतना ही नहीं है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन सामाजिक बंधन की गोंद हैं। गोंद? हाँ, गोंद। ये माँ और बच्चे के बीच के गहरे लगाव, पक्की दोस्ती और विश्वास के लिए भी जिम्मेदार हैं। ये डोपामीन की तरह इनाम पर नहीं, बल्कि जुड़ाव और सुरक्षा पर काम करते हैं। अच्छा, तो ये डोपामीन के नशे से अलग है? बहुत अलग। जब हम अपने साथी के साथ होते हैं, खासकर शारीरिक स्पर्श के दौरान, तो इन हार्मोनों का स्तर बढ़ जाता है और ये हमें शांति और संतुष्टि का एहसास कराते हैं। तो ये हमें सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराते, बल्कि दिमाग में कुछ और भी करते हैं। हाँ, ये दिमाग के लिए एक न्यूरोकेमिकल सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। सुरक्षा कवच? हाँ, शोध से पता चलता है कि जब कोई अपने प्रियजन के साथ होता है तो दिमाग का डर केंद्र यानी एमिगडाला हाँ, वो कम सक्रिय हो जाता है। एमिगडाला, जो हमारे डर और गुस्से को कंट्रोल करता है। वही तो, इसका मतलब है कि हमारा दिमाग शाब्दिक रूप से कम भयभीत और ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। हाँ। यही कारण है कि एक स्थिर प्यार भरे रिश्ते में सुरक्षा और शांति का गहरा अनुभव होता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये दिमाग की बदली हुई केमिस्ट्री का सीधा नतीजा है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सब कुछ थोड़ा ठंडा और वैज्ञानिक नहीं लगता? मतलब प्यार को सिर्फ डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और दिमाग के हिस्सों के खेल में बदल देना, क्या ये उस जादू को खत्म नहीं करता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूँ। कैसे? क्या एक खूबसूरत पेंटिंग की सराहना करने के लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि पेंटर ने कौन से रंग मिलाए, कौन सा ब्रश इस्तेमाल किया? बात तो सही है। मेरे लिए प्यार के पीछे के इस विज्ञान को समझना उसके जादू को कम नहीं करता, बल्कि उसे और गहराता है। यह हमें बताता है कि प्यार कोई सतही चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी बनावट में, हमारे विकास में कितनी गहराई से गुंथा हुआ है। ये प्रकृति का सबसे खूबसूरत इंजीनियरिंग का नमूना है। वाह, ये सोचने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। ठीक है, तो दिमाग हमें नशे में डालता है, फिर हमें एक दूसरे से जोड़कर सुरक्षित महसूस कराता है। लेकिन वो जो एक आम कहावत है, प्यार अंधा होता है, उसका क्या? हाँ, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। हम सबने ये अनुभव किया है कि शुरुआत में हमें अपने साथी में कोई कमी नजर ही नहीं आती। क्या दिमाग इसके लिए भी जिम्मेदार है? हाँ, और ये शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे आकर्षक हिस्सा है। हमारे स्रोत में fMRI स्कैन पर आधारित स्टडीज का जिक्र है। जब किसी को उसके प्रेमी या प्रेमिका की तस्वीर दिखाई जाती है तो उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के कुछ हिस्से, खासकर वो जो आलोचनात्मक निर्णय यानी क्रिटिकल जजमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, वे सचमुच में कम सक्रिय हो जाते हैं। वे एक तरह से ऑफ हो जाते हैं। एक मिनट, क्या मतलब दिमाग का वो हिस्सा है जो जजमेंट करता है वो बंद हो जाता है? हाँ, एक तरह से सस्पेंड हो जाता है। इसमें सामाजिक सतर्कता यानी सोशल विजिलेंस वाला हिस्सा भी शामिल है। सामाजिक सतर्कता? तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरे दिमाग का जो हिस्सा मेरे बॉस की हर छोटी मोटी गलती पकड़ता है या किसी अजनबी के इरादों पर शक करता है, हाँ, वही हिस्सा मेरे पार्टनर को देखते ही छुट्टी पर चला जाता है? क्या ये इतना सीधा है? हाँ, आप इसे बिल्कुल ऐसे ही समझ सकती हैं। दिमाग का वो हिस्सा जो दूसरे लोगों का मूल्यांकन करने, उनकी गलतियों को नोटिस करने और उनके बारे में राय बनाने में हमारी मदद करता है, वो शांत हो जाता है। दिमाग एक तरह से कहता है, अभी आलोचना का समय नहीं है, अभी जुड़ने का समय है। तो यही प्यार अंधा होता है वाली बात का सीधा वैज्ञानिक आधार है। हम जो शुरुआती दौर में अपने साथी की हर बात पर वाह करते हैं और उनकी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं, उसके पीछे दिमाग का ये जानबूझकर किया गया शटडाउन है। बिल्कुल, और विकास के नजरिए से देखें तो इसका एक बहुत गहरा मकसद है। क्या? दो लोगों के बीच का शुरुआती बंधन बहुत नाजुक होता है। अगर हमारा दिमाग शुरू से ही हर छोटी मोटी कमी, हर बुरी आदत पर ध्यान देने लगे, तो शायद कोई भी रिश्ता उस शुरुआती दौर से आगे ही ना बढ़ पाए। सही बात है। दिमाग का ये तरीका हमारी स्वाभाविक सावधानी को कुछ समय के लिए हटा देता है ताकि ये गहरा और मजबूत कनेक्शन बन सके। लेकिन यहाँ बात और भी गहरी हो जाती है ना?
ये सिर्फ कमियों को नजरअंदाज करने तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिमाग के संसाधनों का एक तरह का पुनर्वितरण है। पुनर्वितरण। हाँ, जहां एक ओर आलोचनात्मक निर्णय वाले हिस्से शांत हो जाते हैं, वहीं दूसरे ओर दिमाग अपने साथी, उसकी जरूरतों, उसकी भावनाओं और उसके दृष्टिकोण के बारे में सोचने के लिए कई ज्यादा संसाधन समर्पित करने लगता है। अच्छा। सहानुभूति और दूसरे के नजरिए को समझने की हमारी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और यहाँ पर एक ऐसा विचार आता है जो सच में दिमाग घुमा देता है। बताइए, मैं तैयार हूं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि तंत्रिका स्तर पर, यानी न्यूरल लेवल पर, हमारी अपनी पहचान हमारे साथी की पहचान के साथ विलीन होने लगती है, घुलने लगती है। मतलब? दिमाग के वो सर्किट्स जो स्वयं की भावना को प्रोसेस करते हैं, मैं, मेरा, मुझे, वो साथी की भावना को प्रोसेस करने वाले सर्किट के साथ ओवरलैप होने लगते हैं। एक मिनट रुकिए, क्या आप कह रहे हैं कि दिमाग के लिए मैं और मेरा साथी के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है? हाँ। ये सिर्फ एक रोमांटिक कविता नहीं है, बल्कि न्यूरोलॉजिकल हकीकत है कि दिमाग सचमुच में दो लोगों को एक इकाई के रूप में देखना शुरू कर देता है। ठीक, यही। हम सचमुच में हम बन जाते हैं, सिर्फ मैं और तुम नहीं रहते। जब आपका साथी दुखी होता है तो आपके दिमाग के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो आपके खुद के दुखी होने पर होते हैं। अरे वाह! जब वे खुश होते हैं तो आप भी वैसी खुशी महसूस करते हैं। ये दिमाग के स्तर पर होने वाला एक गहरा विलय है। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, क्योंकि दिमाग अब सिर्फ आपके अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि हम के अस्तित्व के लिए काम कर रहा है। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। ये प्यार को देखने का मेरा पूरा नजरिया ही बदल रहा है। हाँ। ये कोई बाहरी चीज नहीं है जो हम पर होती है। नहीं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अंदर से हमारे दिमाग के स्तर पर बदल देती है। बिल्कुल। प्यार दिमाग के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह है, जो उसे कम स्वार्थी और ज्यादा जुड़ा हुआ होना सिखाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। प्यार में पड़ते ही डोपामाइन हमारे दिमाग के मोटिवेशन इंजन को हाई गियर में डाल देता है, जिससे हमें एक नशा और जुनून महसूस होता है। सही। फिर ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन एक न्यूरोकेमिकल सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, जो गहरा लगाव बनाते हैं और हमारे डर को कम करते हैं। और आखिर में हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो आलोचना करने वाले मैनेजर को छुट्टी पर भेज देता है और हमारे स्वयं की सीमाओं को हमारे साथी के साथ धुंधला कर देता है। संक्षेप में यही है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। इसका मतलब प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, या एक शक्तिशाली जैविक शक्ति है जो शारीरिक रूप से, संरचनात्मक रूप से हमारे दिमाग को नया आकार देती है, या हमें एक अलग इंसान बना देता है। हाँ, और ये बदलाव हमें ये दिखाते हैं कि सामाजिक जुड़ाव हमारी जैविक संरचना में कितनी गहराई से समाया हुआ है। हमारे दिमाग अकेले काम करने के लिए नहीं बने हैं। वे हमारे रिश्तों से बदलने के लिए ही बने हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि इंसान होने का एक मूलभूत जरूरी हिस्सा है। हम एक सामाजिक प्रजाति हैं और हमारा दिमाग हर पल इस सच्चाई को दर्शाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। अगर प्यार दिमाग को इस तरह से आकार देता है, नए और मजबूत कनेक्शन बनाता है और यहाँ तक कि हमारी पहचान को भी बदल देता है, तो फिर अकेलेपन या सामाजिक अलगाव के दिमाग पर क्या दीर्घकालिक न्यूरोलॉजिकल परिणाम हो सकते हैं? अगर प्यार इन कनेक्शनों का निर्माण करता है, तो उनके टूटने या उनके कभी न बनने पर दिमाग का क्या होता है?